Hello everyone. Welcome back to my channel, Unlock Psychology with Shweta, and you are listening and watching me. That is Shweta, and I hope that you all are keeping absolutely healthy and happy. Or certainly, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ. I'm just going to take a moment, guys. I really want to apologize for yesterday. कल मेरा schedule time था और मैंने सोचा भी था कि मैं लाइव करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस मैं लाइव सेशन कंडक्ट नहीं कर पाई कल. And I really want to apologize for that. I'm gonna just wait for some time so that मेरी कुछ audience जो है मुझे join कर ले. And in case you're watching and you're listening to me, मुझे comment section में ज़रूर लिखो so that मुझे पता चले कि आप मुझे सुन सकते हैं and you're there with me so that हम लोग इस session को और थोड़ा interactive और interesting बना सके. पिछले कुछ sessions में मैं chapter 4 पढ़ा रही थी एंड आज भी मैं उस चैप्टर नंबर 4 का कंटिन्यूएशन करूंगी. दी अदर डे हमने डिसऑर्डर्स शुरू कर दिया था एंड आज की क्लास में भी मैं डिसऑर्डर्स को ही कंटिन्यू करते हुए जो बाद के जो डिसऑर्डर्स हैं यानी कि सोमैटोफॉर्म, डिसोसिएटेड, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो कराते हुए होपफुली आई एम गोना ट्राई कि मैं आज ही वो चैप्टर आप सभी लोगों के लिए खत्म कर दूं सो दैट आप सभी लोग इफ यू आर एक्चुअली trying to understand the chapter तो आपको जो है help मिले and you should be able to study it by yourself, right? Without wasting a further moment of time, मैं स्क्रीन खोल लेती हूँ जहाँ पे मैं बुक निकाल ले रही हूँ. आप सभी लोग भी in case you have not taken out the book तो प्लीज क्विकली जाइए, जाकर अपनी बुक निकालिए, चैप्टर नंबर 4 निकालिए और पेज नंबर मैं अभी आपको फटाफट से बता देती हूँ बिकॉज गाइस वन थिंग, वन मंत्र दैट यू नीड टू टेक अलोंग विद यू इफ यू आर इन क्लास 12th व्हिच इज दैट क्लास 12th की जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है ना वो आपके लिए बाइबल होनी चाहिए. आई मीन देयर इज नथिंग दैट्स गोना कम बियॉन्ड दैट. सो मेक श्योर कि आप उस बुक को एकदम मतलब घोट के पी जाओ एंड दैट्स द ओनली पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट मोर देन 95% ऑफ द मार्क्स. मतलब मेरे साथ जितने भी बच्चे आज तक पढ़ते आए हैं टचवुड उन सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और वो सिर्फ इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है. गाइस दिस इज द की दैट यू हैव टू फोकस थॉरली ऑन योर एनसीईआरटी बुक. अगर आप करके अच्छे से निकल जाएंगे तो I don't think there's any problem that you would ever face. So this is my guru mantra that if I will have to give you any just in case you're looking for. चलो without taking any further time मैं add screen कर देती हूँ and let me just open a PDF file for you all. Can you all see the file? In case you can't, in case you are, please tell me on the chat box. अगर आपको फाइल दिख रही है तो मुझे जल्दी से बता दो so that मैं पता समझ आ जाए मुझे कि तुम्हें दिख रही है. हाँ, ओके. सो आज मुझे शुरू करना था. इन केस ऑल्सो गाइज आपने अगर मेरे पुराने सेशंस मिस कर दिए हैं तो आप लाइव सेशन में जाकर के मेरी लाइव वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की. आप जाके देख सकते हैं. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है @unlock psychology और मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन और यू वांट टू आस्क समथिंग. चलिए शुरू करते हैं. The portion that we are left with, which is the somatic symptoms and related disorder. Guys, somatic symptoms basically होता क्या है? We have to first understand कि soma का क्या मतलब है. Once you understand कि soma का क्या मतलब है, आप automatically pick up कर लेंगे. Soma means your body. So the symptoms which are related and associated, or the illness or the disorders which are related to your physical appearance or your body is called somatic disorder. I'm not going to get onto related or symptoms for the time being, but उसको हम somatic disorder कहते हैं. अब another thing that we need to understand कि इसमें exactly होता क्या है. अब इसमें होता ये है guys कि जो somatic symptom है ना इसके अंदर इंसान बहुत सारी परेशानियों को महसूस करता है. बट जब वो कोई भी टेस्ट के लिए जाता है या wherever he would go for some kind of a biological test or anything, तो वो जो है बीमारी जो है उस
टेस्ट में या उस उस ब्लड टेस्ट कह सकते हैं, एमआरआई कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो उसमें निकल के कभी नहीं आती। उसका कारण ये है कि वो बायोलॉजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दिस इज द रीजन इट इज अ पार्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर because the problem lies in the head of the individual, and that's the reason that it is a somatic symptom and related disorder, and it is nothing else. Okay, so um, the individual has a psychological difficulty and complains of a physical symptom for which there is no biological cause. Guys, you can underline this and you have to make sure कि आप इसको अच्छे से याद करके जाएं for your exam. Now, somatic symptom जो है वो 3 तरह के होते हैं, यानी कि somatic symptom, somatic illness, illness anxiety and conversion disorder. ये तीनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं. Case study type के questions आपसे पूछे जा सकते हैं. So you need to make sure that you're ready with it. ओके, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स में क्या होता है? सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स में होता है कि एक पर्सन जो होता है वो अलग अलग तरह के सिम्टम्स रिपोर्ट करता है, यानी कि वो कहेगा कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे रेकरिंग हेडेक है, यानी मुझे रेकरिंग बैक पेन है, या वो हमेशा ही इन इन थॉट से प्री ऑक्यूपाइड रहेगा। यानी कि प्री ऑक्यूपेशन का मतलब है कि अगर वो कोई भी काम करने जाएगा या कुछ भी करेगा तो कॉन्स्टेंटली उसको यही थॉट्स हॉन्ट करेंगे। यानी कि इफ he or she is working in the kitchen or if they're going out for some kind of a work या कुछ भी for that matter, उनको they will always be preoccupied with their symptoms with and will constantly have the worry about their health and how they're doing it. ठीक है, so this is a somatic symptom disorder. Moving on to the illness anxiety disorder. Illness anxiety में जो इंसान होता है they have a thought कि उन्हें कोई भयंकर बीमारी है, they have some kind of a illness, ठीक है, which is unidentified और डॉक्टर्स उसको पता नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो बार बार डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं. And despite the reassurance of the doctor, they do not believe them. They just don't believe the doctors and they're constantly go for checkups. और अगर आसपास किसी को कोई परेशानी हो जाती है तो इससे वो और ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं and they feel कि उनको भी तो परेशानी है, उनको भी तो ये हो सकता है. So it triggers their it triggers their state of mind whenever anything happens in their vicinity. Okay, so you can just see the disorder is overly concerned about undiagnosed diseases, negative diagnostic results, and do not respond to the assurance of the doctor, and easily alarmed about the illness, such as a hearing of someone else's illness or such a news. And this is what you need to actually emphasize upon. Okay, are we there with have you understood this much? So in this case, somatic symptom disorder, this expression is in term of a physical complaint. And while in case of illness anxiety disorder, it is basically you are focusing upon some kind of a specific illness, some kind of a disease which is undiagnosed. This is how these two are different from each other. ठीक है, अभी भी कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछ लीजिए, कुछ भी मिस आउट मत करना. अब हम बात करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर की. कन्वर्जन डिसऑर्डर में इंसान को ऐसा लगता है that they have और they report कि उनका कोई part of the body is not working properly. ठीक है, for example they can say कि उन्हें blindness हो रही है, they can say कि उन्हें deafness हो रही है, यानी उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. अब definitely उसका टेस्ट होगा तो hearing aid मतलब जो भी टेस्ट होगा उसमें निकल के ये आने वाला नहीं है, क्योंकि physically, physiologically और biologically everything is fit and fine. There's no problem at all in them. But साइकोलॉजिकली सिंस द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, तो उनको वो कंटिन्यूसली ये चीज जो है हॉन्ट करती रहेगी दैट देयर पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज नॉट वर्किंग, आइदर देयर ईयर और सम हाफ पोर्शन ऑफ देयर बॉडी, और उनको पैरालिसिस भी हो सकता है या कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन टू देम. सो दीज सिम्पटम्स ऑफन अकर्स आफ्टर अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस एंड मे बी क्वाइट सडन, और वो ठीक भी सडनली ही होता है. ठीक है, on that note, we are sorted with somatic symptom and we're going to begin with the dissociative disorder. Now, dissociative disorder is extremely simple, guys. It is basically the person is unable to distinguish between the reality and their imagination. Okay, they feel very estranged, they feel very disconnected. Okay,
So you can say that the sudden or temporary alteration of consciousness that blot out of painful experience is characteristic of a dissociative disorder. Not really called, but that's how we explain dissociative disorder. That's why we call it, because इसकी कोई specific definition नहीं है. ठीक है? So don't use that. Again, ये भी तीन तरह के होते हैं. You have dissociative amnesia, you have dissociative identity disorder, and you have depersonalization or derailment. Okay? This is also of three types, as I said. First, I will talk about dissociative amnesia. Dissociative amnesia होता है एक temporary loss of memory. अब वो temporary loss या selective loss of memory, sorry for that matter. अब selective loss of memory क्या है? कुछ भी हो सकता है कि एक painful event आया या incident आया और मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है. कभी हो सकता है कि मुझे उससे पहले का कुछ याद नहीं है, कभी हो सकता है कि मुझे उस ड्यूरेशन में जो जो मेरे साथ हुआ, आई कांट रिमेम्बर एनी ऑफ दैट. इसको हम अमनीशिया कहते हैं. अमनीशिया इन अ साइकोलॉजिकल टर्म मींस लॉस ऑफ मेमोरी. ओके, एंड यू नीड टू मेंशन दिस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन देयर जब भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, विच इज दैट there is no organic reason behind this loss of memory. Okay, when we say no organic cause, this means कि उसको कोई head injury नहीं हुई है, कुछ damage नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, और फिर भी उस इंसान की memory loss हो गई है. And this is how we explain dissociative amnesia as. ठीक है? Next, under the amnesia only we have dissociative fugue. Dissociative fugue होता है a sudden travel away from your place where you stayed. Okay, तो आप अचानक से जहां भी जो भी जिंदगी आप जी रहे होते हैं, आप सडनली उस जिंदगी से दूर चले जाते हैं एंड यू स्टार्ट टू लिव अ न्यू आइडेंटिटी ऑल टुगेदर. एंड यूजुअली द फ्यूग आल्सो गेट्स ओवर in the same manner. जैसे suddenly you go out and live a different identity, वैसे suddenly you realize, oh my god, what am I doing here, and you come back to your original life. And this is what happens in dissociative fugue. Okay, next is your dissociative identity disorder, which is also called the multiple anxiety disorder, and it is the most dramatic one. ऐसा समझा जाता है कि इंसान के अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सनालिटी एक सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, एंड दोज पर्सनालिटीज मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर. Okay, and this usually occurs due to a painful childhood experiences which may get triggered at some point in their lives. So this is what your dissociative identity disorder. Next in line we have depersonalization or derailment. It says that it's a dream-like situation wherein इंसान को सच्चाई और their imagination या their dream में जो फर्क है वो खत्म कर देते हैं. They cannot really figure that out. So in depersonalization there is a change of self perception and the person's sense of reality is temporarily lost. So this is what comes under depersonalization. Okay, I hope so far I'm very clear. अगर किसी को भी कोई confusion है, मुझे फटाफट से comment section में लिख करके बताओ ताकि मैं आपकी help कर सकूं and we can do better in future. Then we have depressive disorders. Depressive disorder is basically, guys, on a very casual note, हम इस term का इस्तेमाल काफी ज़्यादा करते रहते हैं कि अरे I'm feeling so depressed, it's such a depressive feeling, I don't feel nice, it's such a depressive this, that, but we don't realize the intensity of depression for that matter. So depression is a very, very serious affair. It's a very serious disorder that a lot of population today are facing. Okay, and it is absolutely treatable. There's no way we can say कि अरे इसका तो कोई इलाज ही नहीं है. मतलब हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेवलप मतलब R&D ने इतना रिसर्च आज की डेट में कर लिया है that we can successfully treat even a major depressive disorder. Okay, and ये जो disorders होते हैं, this depression, the symptoms will be कि इंसान को ये बेसिकली किसी भी चीज से हो सकता है. आई मीन एनीथिंग कैन ट्रिगर दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर. यू कैन नॉट रियली से कि उसका ब्रेकअप से ही ट्रिगर हुआ है या लॉस ऑफ लव्ड वन से ही हुआ है. फॉर दैट मैटर इट कैन ट्रिगर ड्यू टू द फैक्टर दैट यू फेल्ड इन क्लास आल्सो. सो इट इज वेरी इंडिविजुअल and it can get triggered from any situation or any stressor in an individual's life, and you cannot really streamline anything specific. Okay, now
वी नीड टू फिगर आउट कि जो डिप्रेशन है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. सो द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आर कि इंसान का जो एपेटाइट है वो खत्म हो जाता है, उसकी स्लीप साइकिल हैप्पैज़िट हो जाती है, अल्कोहलिज्म की तरफ या ड्रग अब्यूज की तरफ इंक्लिनेशन होने लगता है. देन यू कैन से दैट lack of interest in the activities that he used to enjoy earlier. This is one of the very, very important factor कि इंसान जिन चीजों को पहले बहुत enjoy करता था, for that matter छोटी से छोटी चीज जैसे टीवी देखना, ओके, सो वो भी वो इतनी सी चीज को भी enjoy करना बंद कर देता है because that starts to that does not interest him or her anymore. So these are the major symptoms through which you can identify कि इंसान एक depressive disorder की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. Now there comes a very important paragraph, guys. इसमें से एक मार्क के questions बनते हैं. Now what are the factors which predispose depression? There are three important factors that we need to emphasize upon, which is genetic, gender, and age. Okay. Yeah. सो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है. जेनेटिक, ऑफ कोर्स, अगर आपके पिछले किसी हेरिडिटी में किसी को रहा है देन यू आर डेफिनेटली एट मोर रिस्क देन द रेस्ट ऑफ द अदर्स. सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू नो. सो जेनेटिक मेकअप और द हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर अ मेजर डिप्रेशन. अदर इज द एज. एज में क्या है कि दोनों जेंडर जो हैं एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर एट रिस्क, ठीक है. विमेन बोला जाता है कि यंग अडल्टहुड में दे आर एट रिस्क ऑफ इट, वाइल मेन के लिए बोला जाता है दे आर एट रिस्क ऑफ इट इन देयर अर्ली मिडिल एज, विच यू कैन से लाइक 35-40 के बीच का, ठीक है. सिमिलरली ऐसा बोला जाता है दैट विमेन आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन कंपेयर टू मेन. This is also you can say this has been jotted down with so many researches that people have done so far. ठीक है, ये कोई assumption के ऊपर based नहीं है, ये research और findings के ऊपर based conclusions हैं. So we need to use them as it is. If you have recent studies to question it, that's a different thing altogether. Okay. Then we have in list is a bipolar and related disorder. अभी भी अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझे फटाफट से लिख दो कमेंट में, मैं लाइव ही आपके सवालों का जवाब दे दूंगी, सो दैट यू नो यू डोंट हैव टू वेट लेटर कि मैम रिप्लाई करेंगी तो जवाब मिलेगा. ओके. बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर टू स्टेट ऑफ मूड्स होते हैं, यानी कि एक साइड होता है मेनिया और एक साइड होता है डिप्रेशन. डिप्रेशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. फैक्ट्स, बेसिक इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज इररिस्पेक्टिव. मैं कितनी भी बार उसके बारे में बात करूं, मतलब अगर मैं 50 बार भी डिप्रेशन के बारे में बात कर रही हूँ तो उसके सिम्टम्स वही रहेंगे. वो ट्रिगर होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब कुछ सेम रहेगा. इट डज नॉट चेंज. ओके. और मेनियाक जिसके बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं से बताया है, उसके बारे में मैं अब डिस्कस पहले कर लेती हूँ. देन आई विल स्पीक अबाउट व्हाट इज बाइपोलर. ठीक है. मेनियाक and depression, they are the two poles of, or they are the the two pole of one spectrum basically. ठीक है. अब इसमें होता क्या है, जो कुछ भी डिप्रेशन के अंदर होता है इसके अंदर उस सब का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है. यानी कि जहां पे डिप्रेशन में यू लैक इंटरेस्ट, in maniac you have interest in every damn thing around you, every damn thing literally. ठीक है. मतलब कि अगर कोई खाना भी बना रहा है ना, उसमें भी आपको लगता है कि आप सबसे बढ़िया कर जाओगे. ठीक है. जहाँ पे डिप्रेशन में यू लूज एपेटाइट, वहीं पे मेनियाक में यू फील लाइक ईटिंग, यू फील लाइक डूइंग एवरीथिंग, यू फील लाइक on top of the world, your self esteem is extremely high, you have a pressure of speech, you jump from one topic to another topic rapidly and swiftly. So ये सारी जो चीजें ये मेनियाक में होती हैं, और डिप्रेशन is the other end of the same segment. Now what is a bipolar mood disorder? Now bipolar mood disorder को बताने के लिए guys मैं जल्दी से अपना कीबोर्ड खोल लेती हूँ. Just give me a second. Bipolar mood disorder guys, ठीक है. सो इधर मैं बताऊं रखती हूँ मेनिक, और इधर मैं रखती हूँ डिप्रेशन.
Sorry, not like this. Wait a second. I'll just draw this here. ठीक है? The top is manic. The bottom is depression. Okay. Now here you have like high self-esteem, pressure of speech, etc. Here you have, you know, everything that's less, lack of sleep, appetite. I'm just writing food, lack of everything basically. Okay. Now it says this is bipolar when you have episodes of mania and depression alternatively followed by some phase in time which is normal. ठीक है? Here you do not experience either mania or depression. You're absolutely normal during this point of time, and this is your bipolar mood disorder. Okay, this is your exactly bipolar mood disorder. All right, I hope we all have understood this section. Okay, I'll get back to your text. So you can see it here. Bipolar disorder involves both mania and depression, which are alternatively present and sometimes interrupted by a period of normal mood. Okay, this is your bipolar mood disorder, as I have just explained it to you all. Now, the people who have bipolar mood disorder, guys, they are actually prone to suicidal actions or suicidal thoughts. उनको काफी ज़्यादा self harm के thoughts आते हैं. And this will be the last topic I'll take it for the day. And जो developmental disorders हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में लेने वाली हूँ. ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड और मुझे जरूर से मेरा जो है बेल आइकन दबा लेना ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैं कब अपना लाइव कर रही हूँ. ठीक है, अब दिस इंफॉर्मेशन यू कैन जस्ट हैव अ रीड थ्रू इट. दिस मे नॉट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, some other risk factors of having a mental disorders: going through natural disaster, violence experiences, abuse. ये सब जो है you can just have a read through it. It isn't that important from the point of view कि मैं सब कुछ अभी आप लोगों को पढ़ के बताऊं. So you can just do it yourself. That's okay. Okay. Suicidal behavior indicate difficulty in problem solving. Now, how will you figure it out? Stress management, emotional expression. Suicidal thought leads to suicidal action only when acting on these thoughts seems to be only way out of the person's difficulty, right? So इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी सारी समस्याओं का हल यही है कि वो अपने आप को सेल्फ हार्म करे एंड जो है they can't seem to find any other solution. So their problem solving is hampered, their stress management is hampered, their expression of emotion is hampered. So all of these areas are majorly damaged. Okay, so the stigma around suicide continues despite the recent advancement in researches in the field of studies. Due to this, many people who are contemplating and even attempting their suicide do not seek help. You know, we do have suicide helpline numbers, guys, but log jo hai उस पे कॉल भी करते हैं. तो थैंक्स टू द यू नो द ever growing positive country we live in, a lot of people do not get quite healthy responses from the other end. Don't want to comment on that. Now, suicide, how first of all we need to understand कि WHO ने कुछ measures बताए हैं कि किस तरह से हम suicide को control या prevent कर सकते हैं in of course the people who are very vulnerable. So one, limiting the access to the mean of suicide. ये करना बहुत impossible है, but ठीक है, कुछ की चीजें ऐसा बोल देते हैं तो हमें सुन लेनी चाहिए. But ये this is very technically stupid कि कैसे, how will you limit it? मतलब रस्सी तो दुकान पे ऐसे ही मिल जाती है फांसी लगाने के लिए. You get mostly everything very easily, right? So you can't really comment on that.
So reporting of suicide by media in the responsible way, which is also not happening, right? Absolutely not. If you remember Sushant Singh Rajput, I mean, इतना stupid और इतना रेकलेस रिपोर्टिंग की थी मीडिया ने जिसकी कोई हद नहीं, मतलब कि लिटरली ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हो रहे हैं हर उस पे, and it was crazy. So I would not say the media is also responsible. So bringing in alcohol related policy, which again is not happening. Delhi के अंदर तो 1+1 मिल रहा है, so भूल ही जाओ, ठीक है. Early identification, treatment and care to the people at risk makes sense कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनका ध्यान रखें, उनका listen to them, hear them. So it makes sense. The only point so far makes sense to me. Training health workers in assessing and managing for suicide makes a lot of sense. But इन लोगों को भी you know उस तबके तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत है. See, at this point of time we need to understand one thing कि लोग जो है हेल्प करना चाहते हैं, डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू हेल्प, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एवरी मतलब लोगों को अपना यू नो ब्रेड एंड बटर भी तो अर्न करना है ना. अब एनजीओज हैं बेचारे जो काम कर रहे हैं, बट जो लोग एनजीओज में काम करते हैं अल्टीमेटली दे आर नॉट मेकिंग इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ देयर ओन फैमिली ऑल्सो. So at the end of the day, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, it is for helping people, no doubt about it, but there are no enough remuneration provided to the people, and hence not a lot of mental health workers I would say are working in this area. मतलब कि अगर आप हमारी कंट्री को देखेंगे ना, इंडिया में सिर्फ 8 जो है सिटीज ऐसी हैं जो कि डेवलप्ड या डेवलपिंग सिटीज है. उसके अलावा 98% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन विलेजेस, जहाँ पे आपको या मुझे नहीं, मतलब मुझे तो पर्सनली पता है कि इस लेवल पे अवेयरनेस नहीं है. इसीलिए महाराष्ट्र में बेचारे कितने किसान जो हैं आत्महत्या करते हैं. आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल हु कमिट सुसाइड. there's no actually count of it as well. मतलब कि जो काउंट है आई एम श्योर दैट्स नॉट इवन इनफ. So care for people who are attempting suicide and providing community support. बेचारे जो attempt कर रहे हैं उनको बचा कर लाओ और उनकी मदद करो. So yeah, whatever. So Skyred NGO says nice topic to discuss. Thank you so much, and I hope that makes a difference and we get to learn something out of it today. यही कोशिश रहती है. So और कुछ तरीके हैं कि आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई उन स्टूडेंट्स को जो डिस्ट्रेस में है. बहुत ही आसान है. अगर उनके मार्क्स गिरने लगते हैं, अगर वो परफॉर्मेंस खराब होने लगती है, डिस्ट्रैक्टेड है, जो टीचर्स बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. उनके एफर्ट्स या मेहनत में कमी है, क्लासरूम में बिहेवियर ठीक नहीं है और मिस्टीरियस एक्टिविटी हो रही है, एब्सेंट होने लगे हैं, गायब हो गए हैं, बंक कर रहे हैं. इन सब चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि देयर समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड एंड वी कैन रिपोर्ट इट टू द पेरेंट्स. एंड डेफिनेटली पेरेंट्स को भी उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा in the lives of their children, and that's the only point of time we can actually eliminate this problem in our society. And certainly we do not pressure our kids. That's very very important. स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता कि दे आर वर्थ और केपेबल ऑफ समथिंग. सो इन सच अ सिचुएशन ऑल्सो जो है बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खो के ऐसे कदम उठाते हैं. सो आप किस तरह से उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं? आप बूस्ट कर सकते हैं बाय एक्सेंचुएटिंग पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस टू डेवलप पॉजिटिव आइडेंटिटी. यानी कि उनकी जिंदगी में जो जो ऐसी चीजें जहाँ पे वो एक्सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करके. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स. Establishing trustful communication, and goals of the student should be attainable, short term and measurable and achievable. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल दूं तुम्हें 1 साल में ये करना है बॉस. नो, आपको ऐसे बच्चों के साथ जो ऑलरेडी स्ट्रगल करते हैं, सब करते हैं, उनको छोटी छोटी टास्क देने, छोटे छोटे काम देने, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि वो इन सभी कामों को, टास्क को जो है अचीव कर पा रहे हैं. ठीक है. अगर तो आप उनको दे दोगे कि अरे तुम्हें 5 दिन में ऐसा करना है, उनके लिए भी मुश्किल है ना. तो आपको ऐसी ऐसी चीजें ही देनी चाहिए या करनी चाहिए जिससे वो उन चीजों को अचीव कर सके. सो मुझे लगता है कि आज के लिए मैं इसी नोट पे खत्म करूंगी. दैट लेट्स बी मोर एंड मोर सेंसिटिव, लेट्स बी मोर एंड मोर empathetic, being somebody who wants to study psychology and who are inclined towards psychology. मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा important point है कि हमको अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए एक empathy होनी चाहिए, उनके लिए एक sensitivity होनी चाहिए, और
उनके उनके अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करने का पोटेंशियल और कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि तभी आएगी जब हम बिल्कुल नॉन जजमेंटल होकर चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। सो जेंटल रिमाइंडर गाइज, अगर आपने मुझे अभी तक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे ज़रूर हैंडल करिए, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ ताकि आप जो है उसको जा करके वो कर सकें। यस, YCHOLOGI, अनलॉक साइकोलॉजी। और मुझे ज़रूर फॉलो करिए। अगर कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम गाइज, एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी wherein we will discuss the remaining portion of the chapter. And till then, you all do take care of yourself. Bye bye.